नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी जिसके अंदर अपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है उसका लास्ट पार्ट करने वाले हैं। और इस पार्ट के अंदर अपने जो बात करेंगे पावर और एनर्जी, दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो पहले अपने बात करेंगे पावर के ऊपर और अगली जो क्लास रहेगी जिसके अंदर अपने इसके ऊपर बात करेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर, यानी कि इस बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपने जो भी पढ़ा है उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंदर पहला जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा पावर, कि पावर क्या होती है। इससे पहले आप लोगों ने चालकता क्या होती है, चालकता क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होगा, ठीक है, धारा, वोल्टेज, विभव, विभवांतर, वोल्टेज ड्रॉप, आवेश, ये सारा आपको पढ़ा चुका हूं मैं पहले। तो पावर के अंदर देखो क्या क्या चीजें होगी। पावर देखो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, यहाँ से न्यूमेरिकल काफी बनते हैं। दूसरी बात, इस पावर के जितने भी मैं आपको फार्मूले बताऊंगा वो याद रखेंगे, और इसके अलावा इसकी जितने भी जो मात्रक जो होंगे, यूनिटें जो बनेगी वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर देखें पावर की, अगर हमने बात करें इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या बनेगी। नॉर्मली आप लोग देखते हो कि पावर का जो फार्मूला जो होता है, यानी कि पावर के अगर हमने फार्मूले के बारे में बात करें तो फार्मूले से आप लोग यहां से काम क्या कर सकते हो, इसके डेफिनेशन भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो P बराबर क्या रहेगा, W/T रहेगा, ये आपने पढ़ा है। यानी कि कार्य करने की जो दर होगी उसको क्या बोलेंगे, पावर, ठीक है। और यहाँ अपने इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल मशीन द्वारा कार्य करने की जो दर होगी वो क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। तो यानी कि यहाँ क्या रहेगा, कार्य करने की दर। पहली बात ये, अगर मशीन है तो आप लोग आगे इलेक्ट्रिकल है तो आप लोग आगे मशीन का यूज कर सकते हो कि मशीन द्वारा कार्य करने की जो दर होगी वो क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। या एक सेकंड में किया गया कार्य, या किसी मशीन द्वारा एक सेकंड में किया गया जो कार्य होगा वो उसकी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। क्योंकि अगर मैं T का मान 1 लेता हूं तो आपको पता है कि P बराबर क्या आएगा, W। तो यहां से जो डेफिनेशन आप लोग बना सकते हो कि एक सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाता है, किसी मशीन की क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी। अब आप लोग यहां से देखें, आपको जो मैंने विभव पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि W जो होगा, ठीक है, या यहां से देखें V बराबर क्या रहेगा, W/Q। यानी कि इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो ये विभव की डेफिनेशन थी अपने पास, ठीक है। तो यहां से देखें, तो यहां से अगर मैं W का मान निकालूंगा तो W बराबर क्या आएगा, V इंटू क्या आएगा, Q आएगा, ये होगा। अब इस फार्मूले का आप लोग इसमें यूज करेंगे पावर के अंदर। तो P बराबर आप लोग काम क्या करेंगे, इस W की जगह रखेंगे V इंटू Q रखेंगे। तो V इंटू Q बटा में क्या आएगा, T आएगा, ये होगा। अब आप लोगों को एक चीज और पता है, एक चीज ये क्या पता है कि जो Q/, में जो T होगा इसको आप लोग क्या बोलेंगे, I बोलेंगे। मतलब यहां से जो फार्मूला बनेगा P बराबर क्या बनेगा, VI बनेगा। मतलब दूसरा जो आप लोग मेन फार्मूला पढ़ते हो, P बराबर क्या पढ़ते हो, V इंटू I पढ़ोगे, वो इस तरीके से बनेगा। यानी कि इस W का मान अगर आप लोग देखें तो V इंटू Q आएगा, और यहां से अगर P बराबर निकालेंगे तो V इंटू I आएगा। अब आप लोग देखें तो ओम के नियम अनुसार देखें, तो ओम के जो नियम अनुसार अगर आप लोग बात करें तो यहां से ओम लॉ के अनुसार V बराबर क्या रहता है, I इंटू R रहता है। इसका मतलब इस वोल्टेज की जगह आप लोग करंट का यूज कर सकते हो। तो P बराबर क्या रहेगा, I इंटू R रहेगा, तो IR इंटू I। तो इसका फार्मूला एक और बनेगा, P बराबर क्या बनेगा, I² R बनेगा। तो एक चीज आपको याद रखना। फिर देखो, इस बार मैंने वोल्टेज का मान चेंज किया है, अगली बार मैं काम क्या करूंगा, जो करंट जो होगी उसकी वैल्यू को क्या करूंगा, चेंज करूंगा। तो करंट की जब मैं वैल्यू को चेंज करूंगा तो I बराबर क्या रहेगा, V/, में क्या आएगा, R आएगा। तो इस P बराबर क्या लिखेंगे हमने, P बराबर, V को V वैसे ही छोड़ दो, और इस I की जगह आप लोग ये वैल्यू रखेंगे। तो आपका जो एक फार्मूला और क्या बनेगा, P बराबर बनेगा V² बटा में क्या बनेगा, R बनेगा, ठीक है। अब आप लोग देखिए यहां से फार्मूले देखो, 1, 2, 3 और 4 फार्मूले आपके पास यहां से बन चुके हैं पावर के। 1-2 फार्मूले और बना सकते हो। देखो कौन कौन से आपने पढ़ा है कि R जो होगा, ठीक है, या आपने पढ़ा है कि G बराबर जो होगा वो 1/R होगा। इसके अलावा अगर इसको पक्षांतरण भी करें तो इसको यहाँ लेके आ रहे, इसको इधर लेकर के जाए तो R बराबर क्या रहेगा, 1/G। अब देखो इस R की जगह अगर मैं रखूं, इस R की जगह रखूंगा तो 1/, में क्या रखूंगा, G रखूंगा। तो मतलब यहां से एक फार्मूला और क्या बनेगा, P बराबर क्या बनेगा, I का स्क्वायर रहेगा, और इस R की जगह मैं जो वैल्यू रखूंगा वो 1/G रखूंगा। तो I² G एक नया आपके पास क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद देखें, अगर मैं इसको चेंज करता हूं
तो ऊपर v का स्क्वायर है और यहाँ 1/r बोल सकते हो इसको, 1/r होगा। 1/r की जगह मैं क्या लिखूंगा जी, तो P बराबर आपका जो फॉर्मूला बनेगा v स्क्वायर इंटू क्या बनेगा, g बनेगा। तो अब आप लोग इस डब्बे के अंदर जितने भी जो फार्मूले पैक हो चुके हैं उन सबको देखो आप लोग एक बार। अभी इसरो जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक बार पूछा गया था इनमें से कौन सा पावर का फार्मूला सही नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर इन्होंने एक फार्मूला जो था वो इस जी वाले में से कुछ दिया था, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। यहाँ से दोबारा देखें, 1 सेकंड में किया गया कार्य या 1 सेकंड में कार्य करने की 1 सेकंड में किया गया कार्य उस मशीन की क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, या कार्य करने की दर क्या कहलाती है, पावर कहलाती है, कि वो कितनी स्पीड से काम कर सकती है। W का जो मान होगा वो V इंटू क्यू आएगा और विवो के फार्मूले से आएगा। तो इस W की जगह जो वैल्यू रखेंगे V इंटू क्या रखेंगे, यहाँ V आएगा, सॉरी इस W की जगह क्या रखेंगे, V इंटू क्यू रखेंगे और ये भाग वाला T वैसे ही बड़ा रहेगा। फिर Q अपॉन में T की अगर हमने बात करें तो ये I होगा। अब आप लोग ओम के नियमानुसार एक बार तो वोल्टेज का मान चेंज करेंगे तब आप लोगों को ये फार्मूला बनेगा, करंट का मान चेंज करेंगे तो ये मिलेगा। फिर आपको एक कंडीशन और बताएं कि G का जो मान होगा वो रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होगा और रेजिस्टेंस होगा वो G का व्युत्क्रम होगा। तो यहाँ आप लोग देखें तो R है, R की जगह क्या लिखेंगे, 1/G लिखेंगे, तो ये फार्मूला बनेगा। और ये 1/R है तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, G लिखूंगा, तो मेरे पास जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा। तो यहाँ से पावर के जो फार्मूले बने आपके पास, इसको नोट कर लीजिए। अब पावर के जो फार्मूले यहाँ से आप लोग इसकी क्या बनाएंगे, यूनिटें बनाएंगे हमने। देखो कौन कौन सी यूनिटें बनेगी इसकी, तो इन सभी फार्मूलों को मैं एक लाइन के अंदर लिख देता हूँ और फिर अपने काम क्या करेंगे, इनकी यूनिटें बनाएंगे और साथ में इसके मैं आपको लैंप के या इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी अपने बात करेंगे। ठीक है, तो P बराबर क्या रहेगा अपने पास, VI रहेगा, I स्क्वायर R रहेगा, ठीक है, V स्क्वायर अपॉन में R रहेगा, I स्क्वायर अपॉन में G रहेगा और V स्क्वायर इंटू क्या रहेगा, G। ठीक है, अगर आप लोगों को फार्मूला जो पता है यहाँ से आप लोग इस फार्मूले से आप लोग काम क्या कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इसकी सारी यूनिटें बना सकते हो। तो यूनिट देखो क्या बनेगी। ठीक है, तो पहला देखो इसकी जो SI यूनिट होती है वो आपको पता है वाट होगी। इसके अलावा वाट किसके बराबर होगा, तो ऊपर आपके पास क्या बचा है, कार्य की यूनिट क्या रहेगी, जूल रहेगी, और नीचे क्या बचा हुआ, टाइम है। तो टाइम की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सेकंड। तो वाट बराबर क्या रहेगा, जूल प्रति सेकंड। अब ये जितनी भी मैं जो वैल्यू लिखूंगा ये सारी वाट के बराबर होगी। इसका मात्रक क्या रहेगा, वोल्ट रहेगा, और करंट का जो मात्रक क्या रहेगा, एम्पियर। तो वोल्ट इंटू एम्पियर। ठीक है, एक बार ये भी पूछा गया था इसरो के एग्जाम के अंदर, निम्न में से क्या वाट के तुल्य नहीं है। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगर आपको फार्मूले पता है तो आप लोग यहाँ से इनकी जो बता सकते हो कि कौन सा वाट के तुल्य है या कौन से वाट के तुल्य नहीं है। फिर ये I का स्क्वायर होगा, तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, एम्पियर का स्क्वायर लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे, ओम। तो एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम भी किसकी यूनिट होगी, ये पावर की होगी, किसके बराबर होगा, वाट के बराबर होगा। फिर इसको देखें, वोल्टेज का स्क्वायर होगा, और नीचे जो डिवाइडेशन में आएगा वो किसका आएगा, रेजिस्टेंस का मात्रक आएगा, इसका मात्रक क्या रहेगा, ओम रहेगा। I का स्क्वायर करेंगे तो इसका जो मात्रक होगा देखो क्या बनेगा, एम्पियर का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और G का जो मात्रक होगा महो होगा। बाकी ध्यान रखना, अगर आपको फार्मूले पता है तो आप लोग मात्रक आसानी से बना सकते हो। मेन जो आपको फोकस करना है इन फार्मूलों पर ही करना है, तो ये बात आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। वोल्टेज का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, और इनटू में क्या करेंगे, इस G का जो यूनिट होगी वो क्या होगी, महो होगी। तो आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट जो बात है, एक तो याद रखेंगे वाट जो होगा वो जूल प्रति सेकंड होगा। फिर आपको यहाँ तक याद रखना है, जो पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ तक है, इनके मात्रक। ये आप भी तक तो नहीं पहुंचे लेकिन इसके फार्मूले पूछा जा चुका है, और अगर आपको फार्मूले पता होगा तो आप लोग इनके मात्रक आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये आपके क्या रहेंगे, मात्रक रहेंगे। इसके अलावा और देखें तो ये जो मैंने आपको यूनिटें बताई है, उसके बाद देखें पावर की जो व्यावसायिक यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है, वो देखो क्या रहेगी यहाँ पर। ठीक है, व्यावसायिक यूनिट यानी कि शक्ति की जो व्यावसायिक यूनिट अगर आपसे पूछा जाए, इसकी जो व्यावसायिक यूनिट है यानी कि जो मोटर वगैरह आप लोग देखते हो तो उसके अंदर जो यूनिटें जो होती है या उसकी जो क्षमता का जो निर्धारण करेंगे वो आप लोग करते हो एचपी के अंदर, हॉर्स पावर के अंदर। ठीक है, मतलब एक मशीन की जो तुलना है वो घोड़े की शक्ति से की गई है, क्योंकि पुराने टाइम के अंदर काम क्या होता था कि किसी भी काम को करने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। उस वजह से ध्यान रखना कि यहाँ जो है
किसी भी जो मशीन की यूनिट अगर आप लोग देखोगे, मोटर की जो यूनिट देखोगे वो एचपी में ली जाती है, मतलब उस मोटर की जो तुलना की गई है वो उस घोड़े की पावर से की गई है, तब इसकी यूनिट क्या रहेगी, हॉर्स पावर रहेगी। अब देखो, एक तो याद रखना है कि ऊर्जा की एसआई पावर की, शक्ति की एसआई यूनिट कौन सी है। अगर आपको एसआई यूनिट पूछे तो वाट याद करोगे। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवसायिक यूनिट कौन सी है तो एचपी इसका राइट आंसर होगा। अब देखो, मात्रक पद्धतियों के अंदर आप लोग अगर पढ़ोगे तो एक एचपी के अंदर मीट्रिक अगर आपने पूछा जाए वाट कितने होंगे, तो जो अपने इंडिया के अंदर चलते हैं या एशियन देशों में चलते हैं वो रहेगा 735.5। ठीक है, मीट्रिक जो रहेगा वो 735 रहेगा। और एक एचपी अगर ब्रिटिश अगर आपसे पूछा जाए तो वो रहेगा 746 वाट रहेगा। इसके आगे अपने वाट लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा, ब्रिटिश। तो ये बात आपको याद रखना है कि एक एचपी के अंदर मीट्रिक वाट कितने होंगे, एक एचपी के अंदर ब्रिटिश वाट कितने होंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर ध्यान रखना कि 1 किलोवाट जो होगा उसके अंदर वाट कितने होंगे, तो किलो का मतलब क्या रहेगा, 1000 रहेगा। ठीक है, कितना आएगा, 1000 वाट। अब यहां से देखो, अपने बात करेंगे कि जो एचपी जो होगा, ठीक है, और किलोवाट जो होगा, इन दोनों में रिलेशन क्या बनेगा यहां से। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अपने बात करेंगे एचपी और किलोवाट में क्या करेंगे, रिलेशन। ठीक है, देखो फिर अपने उसका विपरीत भी करेंगे। अगर आपको दे दिया कि 1 किलोवाट है, उसके अंदर एचपी आपको बताना है। ठीक है, 1 किलोवाट का मतलब क्या रहेगा, 1000 वाट रहेगा। अगर आप लोग इसकी एचपी निकाल रहे हो मीट्रिक, इसकी एचपी कौन सी निकाल रहे हो, मीट्रिक निकाल रहे हो, तो आप लोग काम क्या करेंगे, 735.5 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 735.5 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 135-94 के लमसम आएगा। बाकी याद रखना 1.35 इसको याद रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 735 पर जो होगा, यानी कि पूरा जो 1000 वाट है उस 1000 वाट के अंदर 735 पर तो 1 एचपी हो जाएगा, बाकी बचा हुआ होगा वो 0.35 एचपी लेकर के आएगा। तो 1 किलोवाट के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि मीट्रिक एचपी कितने होंगे, ठीक है, तो अब आपको याद रखना है 1.35 होगा। इसके अलावा देखें, अगर 1 किलोवाट है, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश एचपी कितने होंगे, तो ये 1 किलोवाट के अंदर जो वाट होंगे वो 1000 होंगे। और अगर इसको एचपी में चेंज करना है तो आप लोग काम क्या करेंगे, 746 से डिवाइड करेंगे। जब 746 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1.3404 क्या आएगा, एचपी आएगा। और आपको 1.34 दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यहां से दो बातें और याद रखेंगे कि 1 एचपी जो होगा, 1 किलोवाट जो होगा उसके अंदर एचपी कितने होंगे, मीट्रिक तो 1.35 होगा, क्योंकि देखो यहाँ 7.35 है, 735 है, तो ये 35 जो आएगा वो मीट्रिक वाले के साथ में आएगा, तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ब्रिटिश के अंदर, तो ब्रिटिश होगा वो 1.34 होगा, या पूरी अगर 4 मानों तक लिखना चाहते हो तो 1.3404 आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। देखो, पेपर के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि 1 एचपी के अंदर वाट कितने होंगे, 1 एचपी के अंदर वाट कितने होंगे, मीट्रिक कितने होंगे, ब्रिटिश कितने होंगे, 1 किलोवाट के अंदर कितने वाट होंगे, फिर 1 किलोवाट के अंदर एचपी कितने होंगे। अगर आपको किलोवाट का है, आपको एचपी पूछा तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 वाट के अंदर इसका डिवाइडेशन करेंगे तो इसका 1.35 आएगा, इसका करेंगे तो 1.34 आएगा। अब इसका उल्टा देखो, अभी जो राजस्थान के अंदर ग्रुप इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था इसी टॉपिक से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि 1 एचपी जो होगा, 1 एचपी कौन सा, मीट्रिक। अब आपको पता है कि 1 एचपी जो मीट्रिक होगा वो कितने वाट का होगा, 7.35 क्या होगा, वाट के बराबर होगा। अगर आपको पूछा जाए कि 1 एचपी मीट्रिक है उसके अंदर किलो वाट कितने होंगे, यानी कि आपको ये तो पता है कि इसको 1 एचपी के अंदर वाट जो होंगे वो कितने होंगे, मीट्रिक के अंदर 7.35.5 होंगे। अगर आप लोग काम क्या करते हो, इसको वाट को किलोवाट में चेंज करोगे तो आप लोग काम क्या करेंगे, 1000 का क्या कर देंगे, डिवाइडेशन कर देंगे। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1 एचपी जो होगा वो किसके बराबर होगा, यानी कि 1 हॉर्स पावर होगा वो कितने वाट के बराबर, किलोवाट के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको 1000 को डिवाइडेशन करूंगा तो ये पॉइंट यहाँ से उठाकर क्या आएगा, यहाँ आएगा। तो यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो 0.7355 आपका क्या आएगा, किलो वाट आएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास पूछ ले कि 1 एचपी जो होगा, 1 एचपी जो होगा ब्रिटिश होगा, ठीक है, 1 एचपी जो ब्रिटिश होगा तो आपको पता है 746 वाट के बराबर होगा। अगर मैं इसका किलोवाट बनाऊंगा तो किससे डिवाइड करूंगा, 1000 से, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो 746 क्या आएगा,
किलोवाट। तो देखो ये वैल्यू अलग तरीके से निकाली आपने, ये अलग निकालनी चाहिए, यानी कि यहाँ तो 1 किलो के अंदर आपने जो एचपी निकाला है वो निकाला है, जबकि यहाँ एचपी के अंदर आपने किलोवाट निकाला है। तो दोनों को मैंने आपको चेंज करके बता दिया। तो आप लोग ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा कैसे गया। दूसरी बात यहाँ से जो याद रखना है कि पावर का व्यावसायिक मात्रा कौन सा है, तो एचपी करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एसआई मात्रा कौन सा है, तो आप लोग करेंगे जूल, ठीक है, वाट करेंगे। और वाट किसके बराबर होगा, तो जूल प्रति सेकंड के बराबर होगा, या वोल्ट इंटू एम्पियर, या एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम। तो जो मैंने आपके फार्मूले बताए थे वहां से याद रखेंगे। तो इतनी बातें आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद देखिए इसके अंदर पावर के अंदर तो पावर जो रहेगी वो आपको पता है कि यहां तक आपको याद रखना है कि पावर जो होगी, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद अगर पावर की बात करें तो पावर जो होती है वो 3 टाइप्स की होगी, ठीक है। पावर कितने टाइप्स की होगी, 3 टाइप्स की होगी। आप लोग वैसे तो ऐसी थ्योरी के अंदर इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ऐसी थ्योरी के अंदर इसके पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो एक तो होती है ट्रू पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर, एक होती है अपरेंट पावर, ठीक है। तीनों जो पावर होगी वो क्या होगी, अलग अलग तरीके से ली जाती है। लेकिन यहाँ जो मैंने आपको बताया किलोवाट, ये होती है रियल पावर, और रियल पावर वो होती है जो रेजिस्टेंस के द्वारा खपत होती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे यहाँ से। तो ये तो बात जो मैंने आपको बताई थी, अभी तक जितनी भी मैंने बात बताई थी, ये सारी की सारी क्या थी, पावर के ऊपर थी। अब अपने जो बात करेंगे कि पावर जो होगा उसका वोल्टेज के साथ रिलेशन कैसा होगा, और जो रेजिस्टेंस होगा उसके साथ रिलेशन इसका कैसे होगा, ठीक है। तो पावर जो होगी, पावर हो गया, वोल्टेज होगी, रेजिस्टेंस हो गया, इनके साथ इसका रिलेशन देखेंगे हमने कि पावर जो होगी वो वोल्टेज और रेजिस्टेंस के ऊपर किस प्रकार क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, उसी फार्मूले से सारा जो कंसेप्ट होगा आपका क्लियर हो जाएगा कि आपने पावर पढ़ा होगा P बराबर आपने पढ़ा होगा V स्क्वायर अपॉन में क्या पढ़े, R, यही पढ़े। अब आप लोग अगर यहाँ से देखें तो जो पावर जो होगी, जो पावर जो होगी, वोल्टेज का क्या है, स्क्वायर है, और रेजिस्टेंस का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि वोल्टेज के स्क्वायर के क्या होगा, समानुपात होगा, और रेजिस्टेंस क्या जो होगा उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब आप लोग एक चीज सोच के देखें, मैं एक सवाल देता हूँ आपको। एक अपने पास 25 वाट का लैंप है, एक 60 वाट का है, एक 100 का है, और एक 200 का है, ठीक है। अगर मैं इनको सभी को सेम वोल्टेज देता हूँ, जैसे आप लोग घर में देखते हो, अगर मैं इनको सेम देता हूँ 230 या 240 वोल्ट देता हूँ, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से लैंप का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, तो आप लोग इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अगर फार्मूले का यूज़ ना भी करें तो भी आप लोग यहाँ से बता सकते हो कि कौन सी पावर जो होगी, या किस लैंप की जो किस पावर का जो लैंप है वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा या किसका कम होगा। तो आपको पता है कि जिसकी अगर वोल्टेज जिसकी क्या है सेम रहेगी, तो इसका मतलब पावर जो होगा वो रेजिस्टेंस के क्या चलेगा, एंटी चलेगा। रेजिस्टेंस का एंटी चलने का मतलब ये होगा कि जिस लैंप की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और वो लैंप क्या करेगा, ज्यादा करंट लेगा। इसका मतलब ये भी आप लोग याद रखेंगे कि करंट जो होगी, यानी कि पावर जो होगी या करंट जो होगी, वो पावर के क्या रहेगी, प्रोपोर्शनल रहेगी। यानी कि जिस लैंप की जितनी ज्यादा पावर होगी वो उतनी ज्यादा करंट खींचेगा, और जितनी ज्यादा वो करंट खींचेगा उतना ही ज्यादा मीटर जो होगा वो क्या करेगा, तेज चलेगा। मतलब बिजली का जो खर्चा आएगा वो ज्यादा आएगा। तो पहली बात आपको याद रखना है, पावर जो होगी वोल्टेज के क्या चलती है, स्क्वायर चलती है। पावर जो होगी वो रेजिस्टेंस का क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। अब आप लोग यहाँ से देखें, यहाँ से जो कंसेप्ट निकल कर आएगा, इसका मतलब इस क्वेश्चन का अगर आपसे पूछा जाए कि किस लैंप का प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा, तो आपका आंसर होगा 25 वाट। अगर सबसे कम पूछा जाए तो किसका होगा, 200 वाट। तो इसका सबसे ज्यादा होगा और इसका क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि इसकी पावर कम है और इसकी पावर क्या है, ज्यादा है। तो एक तो बात आप लोग याद रखेंगे, पावर जो होगा वो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती चलेगी, या रेजिस्टेंस होगा वो पावर के व्युत्क्रमानुपाती चलेगा। पावर जो होगी वो वोल्टेज के स्क्वायर के अनुपात में चलेगा। अब देखें, एक सपोज करो आपके घर के अंदर क्या है, एक 100 वाट का लैंप है, ठीक है, और वोल्टेज जो आ रही है मान लेते हैं 200 वोल्ट आ रही है। यानी कि एक 100 वाट का जो लैंप है और 200 वोल्ट है, पावर आ रही है, वोल्टेज आ रही है। इसका मतलब इस वोल्टेज पर तो वो पूरे 100 वाट की तरह चलेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस लैंप इस वोल्टेज पर वो पूरे किस वाट की चले काम करेगा, वो 100 वाट की तरह करेगा। लेकिन अगर इस वोल्टेज को मैं क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। जैसे मैंने 180 किया, मैंने 100 150 किया, मैंने 100 किया,
तो आप लोग ये देखेंगे जो ये इस लैंप का जो प्रकाश होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये तो बात कन्फर्म है कि पावर जो होगी वो वोल्टेज पर डिपेंड करेगी, पावर जो होगी वो वोल्टेज पर डिपेंड करेगी, और वो किस अनुपात में चलेगी, वो चलेगी स्क्वायर के अनुपात में। अगर आपके पास 100 वाट और 200 वोल्ट का एक लैंप है और उसकी अगर पावर पूछा जाए कि इसकी पावर जो होगी, ठीक है, इसकी जो पावर जो होगी वो 100 वाट पर क्या रहेगी, यानी कि 100 वोल्ट पर क्या रहेगी, 100 वोल्ट पर क्या होगी। तो इसके करने के देखो 2 से 3 मेथड है, आपको मैं 2 है वो बताता हूँ किस तरीके से कर सकते हो। अब आप लोग देखें यहाँ पर पावर होगी वो वोल्टेज का स्क्वायर, आपके पास 2 रेशो दिए तो P1 बटा में P2 करेंगे और V1 बटा में क्या करेंगे, V2 का स्क्वायर करेंगे। पावर पहले जो दे रखी है वो 100 वाट दे रखी है, दूसरी आपको निकालनी है, और वोल्टेज देखो पहले जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है, और बाद में आपको जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। तो वोल्टेज अगर 200 दे रखी है तो 200 इंटू 200 करेंगे V1 का मान, और V2 का जो मान करेंगे वो 100 इंटू 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 2 0, ये 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 बनेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 100 और इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 P2 आएगा, और P2 की अगर आप लोग वैल्यू निकालेंगे तो 100 अपॉन में क्या बनेगा, 4 बनेगा, यानी कि कितने वाट की तरह वो काम करेगा, वो करेगा 25 वाट की तरह। तो इसका मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि पावर जो होगी वो वोल्टेज के किस अनुपात में क्या होगी, चेंज होती है, तो वोल्टेज का क्या चलेगा, यहाँ पर स्क्वायर चलेगा। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिया है, देखो ये मैंने यही फार्मूला क्यों लिया, आप लोगों के दिमाग में ये भी आना चाहिए कि P बराबर V क्यों लिए। तो आपको पता है कि अगर मैं वोल्टेज का मान चेंज करूंगा तो करंट का मान भी चेंज होगा, लेकिन इस फार्मूले के अंदर अगर आप लोग देखें P बराबर V स्क्वायर बटा में, अगर वोल्टेज कम ज़्यादा होती है तो लैंप का रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। ये मैंने आपको रेजिस्टेंस वाली बात में भी बताया था कि रेजिस्टेंस होगा वो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर वोल्टेज के अनुपात में रेजिस्टेंस कम होता तो लैंप उतनी ही करंट लेता और फिर आपका जो लैंप होगा उसी पावर से क्या करता, जलता। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अब मैं आपको कुछ लैंप के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़े से आप लोग देखेंगे इसके अंदर। बाकी एक क्लास ऐसी रहेगी जिसके अंदर मैं सारे आपको लैंप के क्वेश्चन करवाऊंगा, सारा जो डिटेल पढ़ेंगे वो लैंप के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपके पास दे दिया कि 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का रेजिस्टेंस क्या होगा, लैंप का R क्या होगा। तो आप लोग यहाँ से बताएं कि आपको ये तो जो दे रखी है पावर का मान दे रखा है, ये वोल्टेज का मान दे रखा है, और आपसे पूछा गया कि R। जैसे अगर आप लोग इन तीनों चीज़ों को लिखेंगे तो आपके दिमाग में जो होगा वो फार्मूला अपने आप आएगा। तो यहाँ से P बराबर जो क्या बनेगा, V स्क्वायर अपॉन में क्या बनेगा, R बनेगा। तो P बराबर वोल्टेज का स्क्वायर करके देखेंगे तो 200 इंटू क्या करेंगे, 200 करेंगे, और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो नीचे पावर का डिवाइडेशन करेंगे। पावर जो दे रखी है आपको 100 दे रखी है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 400 ओम, ठीक है। तो एक तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद देखें तो ये आप लोग इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो आप लोग यहाँ से बता सकते हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखें, अगर मैं यहाँ देता हूँ 100 वाट 200 वोल्ट, और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हमने 200 वाट 200 वोल्ट, और फिर मैंने दे दिया 100 वाट और एक दे दिया 40 वाट, और यहाँ दे दिया 200 और यहाँ भी दे दिया 200, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि इनमें से किस लैंप का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा या सबसे कम होगा, तो आप लोग बिना इसको कैलकुलेट करके ही कर सकते हो। आपको पता है कि जो P बराबर क्या रहेगा, V स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा, R रहेगा। यानी कि R आपसे पूछा गया है कि रेजिस्टेंस किसका कम होगा और किसका ज़्यादा होगा। तो आप लोग इस मेथड का यूज़ करेंगे। वोल्टेज के स्क्वायर में चलेगा, लेकिन आपको पता है वोल्टेज सारों में सेम है, तो इस वोल्टेज वाले कंसेप्ट को आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। अब आपको पावर का देखो, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस लैंप का प्रतिरोध कम होगा, यानी कि R कम पूछा है, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो इसमें अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी, इसकी है, तो इस लैंप का R होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से किस लैंप का ज़्यादा होगा, तो जिस लैंप की पावर क्या होगी, कम होगी, उस लैंप का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इन चारों के अंदर अगर मैंने देखे तो 40 वाट वाले रेजिस्टेंस का जो लैंप का जो रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा। आप लोग इस फार्मूले से भी करके देख सकते हो। जब फार्मूले से करके देखेंगे तो आपका जो मान आएगा वो 200 वाले का सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, सबसे कम आएगा इसका और इसका सबसे ज़्यादा आएगा। तो ये तो बात थी कि रेजिस्टेंस के ऊपर किस प्रकार से ये डिपेंड करेगा, और पावर जो होगी वो वोल्टेज के स्क्वायर में चलेगी, किस तरीके से चलेगी।
ठीक है। बाकी ध्यान रखना कि एक लैंप के ऊपर मैं पूरी वीडियो लेकर के आऊंगा जिसके अंदर इसके अंदर मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा लैंप के बारे में, और लैंप के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे करेंगे अपने। आज आपको बस इतना याद रखना है पावर होती क्या है और किस किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर जो बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं जिसके अंदर आपको वोल्टेज का मान दे दिया, जैसे दे दिया 200, और पावर दे दी जिसे लैंप की दे दी आपको 100 वाट, और आपसे पूछ ले कि करंट का मान क्या होगा, कि लैंप कितनी करंट लेगा, तो आप लोग P बराबर VI का फार्मूले का यूज करेंगे। तो I बराबर जो होगा वो P अपॉन में क्या रहेगा, V रहेगा। पावर दे रखी है आपको 100 और वोल्टेज का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 200। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 बटा में क्या आएगा 2, यानी कि 1.5 एम्पीयर इसका आंसर होगा। अब अपने बात करेंगे कि जो पावर जो है इसकी मापन कैसे करेंगे, पावर का जो, अब अपने पावर का मेजरमेंट करेंगे, पावर का मापन कैसे कैसे करेंगे, तो पावर का क्या करेंगे मापन, ठीक है। बाकी ध्यान रखना मीटर जब हमने पढ़ेंगे तो इसके अंदर पूरा डिटेल इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो मीटर आपने देखा होगा कि पावर का मेजरमेंट जो करेगा, आपको पता है कि जो पावर का मेजरमेंट करेगा वो किसकी सहायता से करेंगे, वो करेंगे वाट मीटर की सहायता से, ठीक है। यहाँ मैं वाट मीटर की नॉर्मल जो स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बता रहा हूँ। वाट मीटर के अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि दो इसके अंदर कॉइल होगी, एक तो करंट कॉइल होगी और एक कौन सी होगी, प्रेशर कॉइल होगी। करंट कॉइल जो होगी वो मोटा तार और कम टर्न की बनाई जाती है, यानी कि ये जो होगी इसको बोलेंगे अपने सीसी, ठीक है। करंट कॉइल, इसके जो टर्मिनल होंगे उसको M और L बोलेंगे, और ये अपने पास होगी इसको बोलेंगे पीसी, और इसके जो टर्मिनल होंगे वो C और क्या होंगे, V होंगे। यानी कि आपके पास दो कॉइल होगी, एक तो अपने पास होगी करंट कॉइल और दूसरी कौन सी होगी अपने पास, ठीक है। एक तो कौन सी होगी, करंट कॉइल होगी, और इसको धारा कुंडली भी आप लोग बोल सकते हो। अब आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर 4 टर्मिनल होंगे, यानी कि वाट मीटर जो होगा इसके अंदर टोटल जो टर्मिनलों की संख्या होगी वो 4 होगी। इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। MLCV ऐसे 4 टर्मिनल होंगे। अगर आप लोग वोल्ट मीटर आपके पास, अगर ओम मीटर है या आपके पास मल्टीमीटर है, जब आप लोग इन 2 टर्मिनलों पर लगाएंगे तो आपका जो रेजिस्टेंस आएगा वो कम आएगा। इसका मतलब M और जो L जो है ये दोनों जो टर्मिनल है वो करंट कॉइल के। तो पहली बात आपको याद रखना है कि ये मोटा तार होगा और कम टर्न की होगी, मोटा तार और कम टर्न, और इसका जो व्यवहार जो होता है वो इंडक्टिव होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 2014 का जो क्वेश्चन पेपर था DMRC का और मेंटेनर का, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया था, CCPC का व्यवहार पूछा था किस तरीके से काम करते हैं। फिर इसके जो दोनों जो टर्मिनल होंगे उन टर्मिनलों के नाम याद रखना, M और क्या होंगे, L होंगे, ठीक है। फिर एक चीज और याद रखेंगे, सीसी के अंदर जो टॉर्क होगा, जो बल जो इसके अंदर फ्लक्स बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, ये जो बनेगा ये धारा के अकॉर्डिंग बनेगा, यानी कि इसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। और सीसी को जब लगाएंगे तो ये भार के क्या लगाएंगे, सीरीज के अंदर, ठीक है। लोड जो होगा उसके क्या लगाया जाता है, श्रेणी में लगाया जाता है। अब अगर आपने देखें कि इसके अंदर जो पीसी जो होगी उसके अंदर देखो क्या होगा, पीसी का मतलब होता है प्रेशर कॉइल या दाब कुंडली इसको कहा जाता है, ठीक है। अब इसको देखो, इसको मैंने क्या जोड़ा है समांतर क्रम के अंदर, इसका मैं प्रतिरोध कम नहीं रख सकता। अगर प्रतिरोध इसका कम रखेंगे तो ये जो कॉइल जो होगी जल जाएगी, ठीक है। तो इसका जब बनाएंगे तो पतला तार होगा और अधिक क्या होंगे, टर्न होंगे, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा पतले तार के कारण। तो ये रजिस्टिव व्यवहार की होती है, यानी कि प्रतिरोधी व्यवहार की होती है, ठीक है। फिर आपको याद रखना इसके जो टर्मिनल होंगे, इन टर्मिनलों के जो नाम होंगे वो C और क्या होंगे, V होंगे, और इसको जब जोड़ा जाता है, इसको जब जोड़ेंगे तो ये क्या होंगे, समांतर में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे समांतर क्रम के अंदर, सप्लाई के समांतर क्रम के अंदर जोड़ेंगे, और इसका जो फ्लक्स होगा, इसका जो फ्लक्स होगा वो वोल्टेज के क्या होगा, अनुपात में होगा, ठीक है। तो यानी कि इस कॉइल के अंदर जो फ्लक्स बनेगा वो करंट के अकॉर्डिंग बनेगा, इसके अंदर जो बनेगा वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये अपने पावर का जो मेजरमेंट करेंगे वो वाट मीटर से करेंगे। इसके बाद ध्यान रखना कि जब 3 फेज ऐसी थ्योरी पढ़ोगे उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि जो पावर जो होती है, पावर का जो मेजरमेंट करेंगे 3 इसकी विधियां रहेगी, 1 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि और 3 वाट मीटर विधि, ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इसकी विधियां भी आपको थोड़ा सा आपको दिमाग में रहे, लेकिन पूरा जो डिटेल होगा वो अपने उसी के अंदर बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर हमने बात करें कि पावर का मापन करने की विधियां कौन कौन सी है, तो अपने पास जो विधियां रहेगी वो 3 मेथड रहेगा। एक तो रहेगा 1 वाट मीटर विधि, ठीक है। फिर रहेगा अपने पास 2 वाट मीटर विधि, और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा 3 वाट मीटर विधि, 3 वाट मीटर विधि, ठीक है।
ये जो लोड जो होगा, Y वाट मीटर विधि जो होगा, इसको जब अपने यूज करेंगे तो ये बैलेंसिंग लोड पर यूज करेंगे, ये बैलेंस लोड है या अनबैलेंस है दोनों पर करेंगे। जबकि ये जो होगा, ठीक है, ये जो होगा अपने पास 3 वाट मीटर विधि होगी, इसका इस्तेमाल किस पर करेंगे, जब असंतुलित लोड होगा, यानी कि आपके पास 3 फेज सप्लाई जो होगी, वहाँ 3 अलग अलग फेज होंगे और तीनों फेजों पर लोड जो होगा वो अगर अलग अलग होगा तो वहाँ 3 आपको अलग अलग वाट मीटर लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल यहाँ नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपको यहाँ समझ में भी नहीं आएगा, या जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनके दिमाग में जरूर आ सकते हैं जो चीजें मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो विधियां आपको 3 आपको याद रखनी है कि वाट मीटर विधि, 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर, इसके अंदर क्या रहेगी, विधियां रहेगी। उसके बाद ध्यान रखना जो वाट मीटर जो होगा, ठीक है, वाट मीटर जो होता है ये हमेशा कौन सी पावर बताएगा, ये रियल पावर बताएगा या ट्यूब पावर बताएगा, या इसको एक्टिव पावर बोलेंगे अपने, या इसको बोलेंगे एवरेज पावर। ठीक है, एक बार एसएससी जेईई के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वाट मीटर जो होता है वो कौन सी पावर का मेजरमेंट करता है, तो वहां रियल या ट्रू या सत्य शक्ति नहीं दे रखा था, वहां एवरेज पावर दे रखा था। तो ऐसा भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। उसके बाद देखें वाट मीटर, देखो अगर आपने वाट मीटर पढ़ा होगा तो वाट मीटर आपने पढ़ा होगा, अगर केवल एसी पर मेजरमेंट करना है, ठीक है, एसी शक्ति का मापन करना है, एसी सप्लाई पर पावर का मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो एसी पावर, एसी सप्लाई पर अगर आप लोग केवल एसी सप्लाई पर पावर का मेजरमेंट करोगे तो उस कंडीशन के अंदर आपको याद रखना है कि यहां जो आप लोग वाट मीटर यूज करेंगे वो करेंगे इंडक्शन टाइप। ठीक है, और दूसरी बात याद रखेंगे, अगर आपको एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर इसको काम में लेना है, कि यानी ऐसा वाट मीटर जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर क्या कर सके, काम कर सके, तो वहां जो आप लोग यूज करेंगे वो करेंगे डायनेमो टाइप। ठीक है, तो ये आप लोग यहां से क्या करेंगे, याद रखेंगे। बाकी देखो पावर के अंदर डिटेल काफी है, क्योंकि अभी जैसे जैसे चैप्टर अपने आगे चलेंगे वैसे वैसे आपको ये दिमाग में आता रहेगा। यहाँ तक जो बेसिक कंसेप्ट है आपको वो याद रखना है कि पावर होती क्या है, पावर के फार्मूले कौन कौन से हैं, व्यवसायिक मात्रा कौन सा है, एसआई मात्रा कौन सा है, फिर एचपी और किलोवाट में संबंध क्या है, एचपी और फिर एचपी और वाट के अंदर संबंध क्या है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ से याद रखना। उसके बाद वाट मीटर की सहायता से मेजरमेंट करेंगे। वाट मीटर के अंदर 2 कुंडलियां होगी, एक करंट कॉइल होगी, एक प्रेशर कॉइल होगी, करंट सीरीज में लगेगी, प्रेशर समांतर में लगेगी। ठीक है, और जो एम्पीयर मीटर के विलक्षण होंगे वो करंट कॉइल के होंगे, जो वोल्ट मीटर के होंगे वो प्रेशर कॉइल के होंगे। वाट मीटर रियल पावर का मेजरमेंट करेगा और रियल पावर के इतने अलग अलग नाम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये एसी अगर सप्लाई पर आपको पावर का मेजरमेंट करना है तो आपको याद रखना इंडक्शन टाइप होगा, एसी डीसी दोनों पर करेंगे तो डायनेमो टाइप होगा। वो पावर जो होगी वो वोल्टेज के स्केयर के अनुपात में क्या होगी, कम ज्यादा होगी। और दूसरी बात याद रखेंगे, पावर हमेशा रेजिस्टेंस का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, या जिस लैंप की या जिस युक्ति की वाट क्षमता ज्यादा होगी उसका हमेशा आपको याद रखना है रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और पावर मेजरमेंट करने के आपके पास 3 मेथड होंगे, 1 वाट मीटर, 2 और 3, लेकिन पूरी जो डिटेल होगी अपने पढ़ेंगे 3 फेज एसी थ्योरी के अंदर। अब अपने जो बात करेंगे वो करेंगे एनर्जी के ऊपर, एनर्जी क्या होगी। तो पावर के बाद एनर्जी के बारे में देखेंगे कि एनर्जी जो होती क्या है। तो अपने एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि जो एनर्जी जो होगी उसको होगा क्या। देखो एक आपको पावर और एनर्जी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि पावर का मतलब तो ये होगा कि कोई भी जो युक्ति है वो कितने स्पीड से काम कर सकती है, शक्ति किसकी ज्यादा। जैसे मान लेते हैं घर बनाना है, एक आदमी जो है वो, एक मिस्त्री जो है वो 5 दिनों के अंदर घर को तैयार करता है, एक मकान को तैयार करता है, लेकिन दूसरा जो है 3 दिन में उसको तैयार कर देता है। इसका मतलब जो टाइम कम ले रहे हैं, इसका मतलब जो टाइम क्या कर रहा है, काम कम ले रहे हैं किसी काम को करने में, उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होगी। लेकिन एनर्जी की अगर अपने बात करेंगे तो एनर्जी जो होगी वो पावर इंटू टाइम का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मतलब ये होगा कि अगर इसको दूसरे तरीके से देखें कि एक घर को बनाने के अंदर एक आदमी जो है वो मजदूरी कर रहा है, वो 5 दिन तक जा रहा है लगातार, दूसरा जो बंदा है वो केवल 3 ही दिन में जाके थक जाता है। मतलब ऊर्जा किसके पास जाता है, जो ज्यादा टाइम तक क्या करेगा, काम करेगा। तो एनर्जी जो होगी वो टाइम के प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन पावर जो होगी वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो इन दोनों के अंदर जो मेन अंतर होता है वो ये होता है। तो इसका मतलब ऊर्जा की अगर आप लोग डेफिनेशन अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो ऊर्जा की जो डेफिनेशन देखें तो कार्य करने की क्षमता, यानी कि काम जो होगा वो कितने टाइम तक अपने क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता। अब इसके फार्मूले देखेंगे अपने। अगर आप लोगों को पावर के फार्मूले बताएं तो आप लोग एनर्जी के फार्मूले यहां से बना सकते हो। मतलब अभी मैंने आपको बताया था E बराबर P इंटू टी करना है, तो अपने काम क्या करेंगे, E बराबर
P अपॉन में क्या कर देंगे T। अब आप लोगों ने पढ़ा था, सॉरी, P इंटू टी आएगा इसका। अब आपने पावर पढ़ा था कि पावर जो होगा P बराबर क्या रहेगा, W अपॉन में T रहेगा, मतलब कार्य करने की दर रहेगी। तो E बराबर इस P की जगह अगर मैं W अपॉन में T लिखूंगा, इंटू में क्या करूंगा T से T कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर क्या आएगा W। इसका मतलब आपको याद रखना है कि कार्य जो होगा वो एक प्रकार की क्या ऊर्जा ही होती है, और ये आपने बचपन के अंदर या छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा भी होगा। इसका मतलब जो यूनिट वर्क की होगी वो एनर्जी की होगी, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। 4 चीजों की यूनिट जो होती है वो हमेशा सेम होगी। देखो कौन कौन सी होगी। एक तो आपके पास आएगा कार्य, ऊर्जा, उष्मा और टॉर्क। इन 4 चीजों की जो यूनिटें होती है वो सेम होती हैं। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके बारे में आपको पता चलता जाएगा। ऊर्जा तो आपको मैंने बताया भी था, जूल के अंदर लेते हैं, कार्य भी जूल में होता है, एनर्जी ऊर्जा भी जो लेंगे वो किस में लेंगे, जूल में लेंगे। अब आपको यहाँ से देखो फार्मूले तैयार करने, तो E बराबर आपको काम क्या करना है, पावर का जो फार्मूला क्या था, VI था, तो एक तो P इंटू टी लिखेंगे, दूसरा इस P की जगह मैं क्या लिखूंगा, VA लिखूंगा, आगे T वैसे ही वैसे रख दूंगा। एक फार्मूला आपने पढ़ा था P का I स्क्वायर R, आगे T लगा देंगे। एक आपने पढ़ा था V स्क्वायर बटा में R, आगे T लगा देंगे। इसी तरीके से I स्क्वायर G अपॉन में T आ जाएगा, और इसी तरीके V स्क्वायर G इंटू क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना, E बराबर P इंटू क्या रहेगा, T रहेगा। अब यहाँ से अगर फार्मूले देखेंगे तो जो पावर का फार्मूला अगर उसको मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको जो फार्मूला मिलेगा, जो एनर्जी का क्या मिलेगा, यहाँ से फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें इसकी अगर यूनिटें अगर देखें, इसकी यूनिटें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला तो आपको यहाँ से पता चल रहा है जूल रहेगा कि जो ऊर्जा जो होगी वो एक कार्य का प्रकार है एक प्रकार से। दूसरा जूल होगा वो किसके बराबर होगा, पावर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वाट होगी, और समय की जो यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोग यहाँ से कितने मर्जी जितने भी आपके पास फार्मूले हैं उन सबके साथ आप लोग क्या कर सकते हो, पावर का जो एनर्जी आपके पास उसकी क्या कर सकते हो, यूनिटें बना सकते हो। इसको लिखेंगे तो वोल्ट एम्पियर सेकंड लिखेंगे, एम्पियर स्क्वायर ओम इंटू सेकंड लिखेंगे। तो ऐसे आप लोग जितने भी आपके फार्मूले हैं सबकी यूनिटें क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पर। यानी कि अगर आपको ऐसा यूनिट अगर पूछा जाए, ठीक है, तो ऐसा यूनिट इसकी क्या रहेगी, जूल रहेगी। लेकिन अब जो मैं आपको मात्रक बताऊंगा वो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और यहां से सवाल काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अन्य मात्रक देखो कौन कौन से होंगे। अन्य मात्रकों में देखो आप लोगों ने घर के बाहर एनर्जी मीटर देखा होगा, नाम से पता चल रहा है एनर्जी मीटर, यानी कि ऊर्जा का मापन करेगा। तो ऊर्जा का जो मापन करेगा वो किसमें करेगा, किलोवाट घंटा के अंदर। ठीक है, पुराने जो टाइम के अंदर मीटर आते थे उसके ऊपर लिखा होता था 3600 साइकिल प्रति kWh। ठीक है, आजकल जो आते हैं उसके ऊपर ऐसे लिखा होता है जैसे 3600 मैंने लिखा, आगे लिखा होता है इम्पल्स प्रति kWh। यानी कि जो एलईडी जो होती है वो 3600 बार अगर जलती बुझती हो जाती है तो उसका मतलब 1 यूनिट जो होगी वो खपत हो चुकी है। तो ये आपको सेंस देती है। इसके अलावा जो पहले जो मीटर होते थे जिसके अंदर चक्ति का यूज किया जाता था उसके अंदर इसका मतलब क्या रहेगा, 3600 चक्ति, अगर 3600 बार वो चक्ति घूम गई तो आपका जो यूनिट होगा वो कितना रहेगा, 1 यूनिट रहेगा। ठीक है, इसका मतलब kWh जो होगा इसको आप लोग क्या बोलेंगे, 1 यूनिट बोलेंगे। और 1 यूनिट का जो पुराना जो नाम था ये काफी इंपॉर्टेंट है, और 2017 का आप लोग पेपर देखें डीएमआरसी का, पूछा भी गया था कि एक बीओटी के अंदर जो होंगे वाट घंटा कितने होंगे, ये पूछा गया था वहां पर। तो 1 यूनिट का पुराना जो नाम था वो था बीओटी। ठीक है, और बीओटी को बोला जाता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसका वो जो पूरा नाम था बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट था, फिर इसको छोटा नाम कर दिया यूनिट। तो इसका मतलब 1 किलोवाट घंटा हो गया, 1 यूनिट होगी, 1 बीओटी होगी, सारी सारी किसकी यूनिट है, ये सारी की सारी जो यूनिट है वो ऊर्जा की यूनिट है। और कौन सी ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की यूनिट है, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर ध्यान रखना कि ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक कौन सा है, तो व्यवसायिक मात्रक आप लोग यहां से याद रखेंगे। व्यवसायिक मात्रक जो रहेगा वो किलोवाट घंटा रहेगा, और किलोवाट घंटा जो होगा वो कितनी यूनिट के बराबर होगा, वो 1 यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, अब बारी बारी से देखो, मैं कुछ रिलेशन आपको बता रहा हूं। kWh और WH यानी कि वाट किलोवाट घंटा और वाट घंटा में रिलेशन देखेंगे तो यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं।
देखो किलोवाट घंटा, यहाँ मैंने वाट घंटा लिखा है, इसका मतलब आपको काम क्या करना है कि जो वाट घंटा इसको तो ऐसे ही रखना है, किलो को चेंज करना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 किलोवाट घंटा जो है उसके अंदर वाट घंटा कितने होंगे, तो यहाँ से आप लोग निकाल भी सकते हो कि किलो है आपके पास, वाट घंटा है और यहाँ वाट घंटा निकालना है, तो इसका मतलब किलो को ही चेंज करना और किसी के साथ जो है छेड़खानी नहीं करनी। तो किलो को जब चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 1000, और W को क्या लिखेंगे वाट लिख सकते हो या WH सीधा लिख सकते हो, और इसको क्या लिखेंगे घंटा। ठीक है, वाट घंटा। तो एक तो आपके पास ये बनेगा 1 किलोवाट के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि वाट घंटा कितने होंगे तो आपका आंसर आएगा 1000। उसके बाद देखें अगर किलोवाट घंटा और जूल में रिलेशन पूछ ले, KWH व जूल में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, अब आपको ये चीज पता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि जूल बराबर क्या रहेगा, वाट इंटू क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। इसका मतलब इस वाट के साथ आपको घंटा नहीं चाहिए, यहाँ क्या चाहिए सेकंड चाहिए, तो इस घंटे को ही आप लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो 1 KWH बराबर क्या रहेगा, 1000 को 1000 ऐसे ही रखेंगे इंटू, और घंटे की जगह क्या लिखेंगे 3600। ठीक है, तो 3600 क्या लिखेंगे सेकंड लिखेंगे। अब आप लोग एक चीज देखो, तो 1 KWH जो होगा यहाँ से वो आपके पास क्या मिलेगा, 3600 को ऐसे ही छोड़ दो। अगर इस 1000 को मैं अगर किलो बनाता हूं तो मेरे पास जो क्या बनेगा, 1000 लिखोगे तो इसको क्या लिखूंगा अगर मैं किलो लिखना चाहूं, और ये वाट था यहाँ पर। ठीक है, 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड था, तो वाट इंटू जो सेकंड बनेगा मेरे पास वो क्या बनेगा, जूल बनेगा। इसका मतलब 1 किलोवाट के अंदर अगर आपसे पूछा जाए किलो जूल कितने होंगे, तो आपका आंसर आएगा 3600। ठीक है, लेकिन अगर आपको सीधा जूल अगर पूछ रहा है, किलो नहीं पूछ रहा, तो इसका मतलब इस 1000 को अपने किलो में चेंज नहीं करेंगे, तब आपका जो मान आएगा वो क्या आएगा। देखो 36 तो ये रहा, 1 2 3 4 और 5 जीरो, तो 36 इंटू 10 की पावर 5 क्या लिख देंगे, जूल लिख देंगे। और ये जो अभी लोको पायलट की परीक्षा हुई थी, काफी एग्जामों के अंदर पूछा भी गया था, जो सेकंड CVT2 था उसके अंदर। अब आप लोग देखेंगे अगर इसको मैं पॉइंट में बनाना चाहूँ, इसकी पावर और बनाना चाहता हूँ, तो 36 इंटू 10 की पावर 5 है, और अगर मैं इसको 10 से गुणा कर देता हूँ और 10 से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपको इसके अंदर दो बातें याद रखनी है, या तो 10 की पावर 5 ऑप्शन में देगा, या 10 की पावर क्या देगा 6 देगा। तो इसको अपने क्या करेंगे, 1 KWH बराबर क्या रहेगा, 36 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 3 पॉइंट आएगा 6, ये 10 की पावर 5 और ये पावर 1 है, तो दोनों जब काउंट करेंगे तो कितना आएगा 10 की पावर 6। तो इसका मतलब आपको दो से तीन बातें क्या याद रखनी है कि किलोवाट घंटा और जूल में संबंध पूछे तो 1 किलोवाट घंटा के अंदर जूल पूछे तो 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल भी बोल सकते हो, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 भी बोल सकते हो, 3600 किलो जूल भी बोल सकते हो। इसके अलावा इसकी पावर 7 8 कितनी मर्जी आप लोग यहाँ से पावर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसके बाद एक रिलेशन और देखें। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताई दिया किलोवाट और घंटा और वाट घंटा में रिलेशन क्या रहेगा। अब अपने बात करेंगे किलोवाट घंटा और कैलोरी में संबंध क्या होगा। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये PhD का एग्जाम हुआ था राजस्थान के अंदर। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपका UPPSL जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2015 के अंदर आया था JEE के एग्जाम के अंदर, और UPPSL का जो एग्जाम हुआ था 2019 के अंदर TG2 का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या होगा, मतलब किलोवाट जो घंटा उसके अंदर कैलोरी कितनी आएगी। इसका मतलब आपको इस जूल की जगह कैलोरी लेकर के आना है। तो KWH जो होगा इसको मैं क्या लिखूंगा 3600 किलो जूल। ठीक है, इसका मतलब इस जूल की जगह मेरे को क्या चाहिए कैलोरी। तो मैंने आपको बताया था 1 जूल जो होगा वो 0.2388 जूल के बराबर होगा, कैलोरी के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब इसको मैंने जो मान लिया था वो लगभग कितना लिया था 24 लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर इसको हल करने के लिए पूरी वैल्यू लेंगे अपने। तो 1 KWH जो होगा इस जूल की जगह मैं क्या लिखूंगा 0.2388 कैलोरी लिखूंगा। ठीक है, तो इसको आप लोग काम क्या कर देंगे 2388 क्या लिखेंगे कैलोरी। ठीक, आगे ये किलो वैसे ही पढ़ा था उसको वैसे ही पढ़ा रहेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आप लोगों को जो मान आएगा वो आएगा लगभग 860। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा जो 860 हो गया, किलो का किलो वैसे ही छोड़ देना, आगे कैलोरी लिखा तो इसको कैलोरी में चेंज कर देंगे। इसका मतलब कैलोरी हो गया, जूल हो गया, वाट घंटा हो गया, यूनिट होगी, ये सारी की सारी किसकी यूनिट है, ये सारी की सारी एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसकी यूनिट है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है याद रखना है। अब एक चीज और देखें,
ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना kWh होगा। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 kWh जो होगा, किलोवाट घंटा जो होगा, वो 1000 वाट घंटा के बराबर होगा। 1 किलोवाट का मतलब क्या रहेगा, 1 यूनिट रहेगा यहां से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि 1 यूनिट जो है, ठीक है, 1 यूनिट को पहले क्या बोला जाता था, BOT। अब देखो 1 किलोवाट घंटा के अंदर किलो जूल पूछा जाए तो 3600 किलो जूल आएगा। 3600 किलो जूल नहीं दिया तो 36 × 10⁵ जूल भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें, अगर मैं इसको कैलोरी में चेंज करता हूं तो कैलोरी में आएगा 860 किलो कैलोरी। अब यहां से सवाल कैसे कैसे बनेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 यूनिट के अंदर वाट घंटा कितने होंगे तो आप लिखेंगे 1000। BOT के अंदर किलो जूल पूछे तो 3600 किलो जूल, सीधा जूल पूछे तो ये आएगा। 1 किलोवाट घंटा के अंदर किलो कैलोरी पूछे तो ये, 1000 वाट घंटा का मतलब पूछे तो 1 यूनिट। तो यानी कि जितने भी ये मैंने आपको मान बताए, ये सारी जो मान है एक दूसरे से क्या है, बराबर है। तो ये इंपॉर्टेंट यहां से बनता है आपको। तो ये पॉइंट है, यहां से सवाल काफी बनते हैं और यहां से सवाल बहुत पूछे गए हैं। तो आपको इस जो है जूल के अंदर या एनर्जी के अंदर जो आपको पढ़ना है, एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एक ये, ठीक है। और ये भी आपको यहां से याद रखना है। इसके अलावा इसका व्यवसायिक मात्रक कौन सा है, तो वो रहेगा आपका kWh रहेगा। शक्ति का व्यवसायिक मात्रक पूछे तो HP आपको याद रखना है। अब इसके अंदर हमने 2 डिटेल और पढ़ेंगे, एक इसका एक मात्रक और देखेंगे, और ये जो मैं आपको मात्रक बताऊंगा ये भी काफी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। IIT जो सेमेस्टर प्रणाली होती थी उस समय भी काफी आया था। इसके अलावा SSC JEE BSNL JEE के अंदर भी क्वेश्चन आया था, काफी एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। अब आप लोग यहां से देखें, एक इसकी जो यूनिट जो होगी वो रहती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपसे पूछा जाए तो यूनिट किसकी होगी, तो आपको याद रखना है ऊर्जा की यूनिट होगी। पहला सवाल तो ये बनेगा। दूसरा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, उसमें जूल कितने होंगे, ये क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाता है। तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए आपको कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। तो डेफिनेशन दोबारा सुने, 1 इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि उसको चलाने के लिए जो एनर्जी देते हो आप लोग, कोई भी विभव स्रोत आपने दे दिया, विभवांतर लगा दिया, ठीक है। जैसे ये आपके पास लैंप है और इसके अंदर आपको पता है कि विभवांतर आपने लगा दिया, यहाँ पर फेज न्यूट्रल दे दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कोई ना कोई क्या करेंगे, काम करेंगे। इसका मतलब ऊर्जा चाहिए आपको। और ये मैंने आपको बताया भी था कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया जो कार्य होता है, वह उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो काम तो करना पड़ेगा, और काम जो होगा उसको किस में लेंगे, जूल के अंदर लेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपसे पूछा जाए किसके बराबर होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो होगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो याद रखेंगे, -19 कूलाम नहीं आएगा, ऊर्जा की यूनिट है तो जूल आएगा, और यहाँ माइनस नहीं आएगा। तो ये आपको यहाँ से क्या करना, याद रखना। दूसरी बात याद रखना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपसे पूछा जाए तो मेगा का मतलब क्या होगा, 10⁶। इसका मतलब मैं इधर अगर 10⁶ से मल्टीप्लाई करके इसको मेगा बनाऊंगा तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 1.6 × 10⁻−19, इसको मैं लिखूंगा 10⁶, इधर मेगा बना दिया, इधर भी कर दिया 1.6, और इन दोनों का आधार से मैं तो घातें क्या होगी, जुड़ेगी। तो ये -19 है, ये +6, तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 13। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ बनता है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, उसमें जूल जो होंगे वो कितने होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा, जो सिलिकॉन होगा उसका वर्जित ऊर्जा अंतराल होगा वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जर्मेनियम का 0.72 होगा, ठीक है। इसके बाद देखें यूनिट की गणना, ठीक है। यूनिट हो गया, या 1 यूनिट आपको बताया था 1 किलोवाट घंटा के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब आपको काम क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, जो वाट है उसको किलो में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां अपने काम क्या करेंगे, यूनिट बराबर या kWh बराबर क्या रहेगा, वाट इंटू क्या रहेगा, घंटा रहेगा। अगर इसको किलो में चेंज करना तो क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइडेशन कर देंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, आपको यूनिट की जब गणना करनी होगी तो कैसे पूछेगा। अगर आपको दे दे क्वेश्चन दे दिया कि आपके पास एक 1500 वाट का हीटर है, ठीक है,
बाकी इसके ऊपर जब क्वेश्चन अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तब मैं बताऊंगा। 1500 वाट का हीटर दे दिया और डेली कितने घंटे चलता है, 3 घंटे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि साप्ताहिक विद्युत खर्च क्या होगा, साप्ताहिक क्या होगा विद्युत खर्च, तो अब आप लोग यहाँ से देखें जो वाट दे रखा है आपको, दे रखा है कितना दे रखा है, 1500 दे रखा है, तो यहाँ 1500 रखूंगा मैं, इंटू घंटा की जगह क्या रखूंगा, 3 रखूंगा, और नीचे डिवाइडेशन करूंगा तो किसका करूंगा, 1000 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो की, 15 को इससे गुणा करूंगा तो 15 दिए 45, और 45 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 4.5 यूनिट। ये जो आपकी जो यूनिट आई है डेली की है यार, आपसे पूछा क्या गया, 7 दिनों का पूछा गया है, तो आप लोग 7 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 7 चौका 28 और 7 5 35, ठीक है, तो 31.5 यूनिट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 यूनिट का खर्चा दे रहा है तो उस खर्चे को भी आप लोग क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये बात आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। इस पर जैसे जैसे अपने टॉपिक आगे चलेंगे और वैसे वैसे मैं इसका एक न्यूमेरिकल का पार्ट लेकर के आऊँगा, वहाँ इसके मैं आपको न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा।